अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के विंटर 2023 के पेपर की। जैसे कि इस कोर्स में मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा फोकस जो होता है वो न्यूमेरिकल्स की तरफ होता है, तो पहले इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका न्यूमेरिकल है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है। ये वही चीज़ें हैं, ये हर साल आपका ये रिपीट होता है, जो मैं आपको बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ। इसमें बस डेटा इस तरह से दिया हुआ है। ये भी आई थिंक सो ये पहले पेपर में आ चुका है। आपको डीएम दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर क्या होगा 50% इसकी वैल्यू हो जाएगी ये चीज़, और ये इसकी आपकी 90% वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डेटा बन जाएगा, और फिर आपका वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसी तरह का ये दिया हुआ है। तो इसी तरह का आपका वो पूरा बन जाएगा, और इसी तरह आप अपनी जर्नल एंट्रीज भी बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नया है। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली एन्युटी है। ठीक है, एन्युटी जो है वो आपका फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, तो मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एनुअल पेमेंट्स इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे आपके आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स -1 और डिवाइडेड बाय वही इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो हम देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है जो पेमेंट्स हैं वो कितना है 5.5 मिलियंस है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 12 है, और परसेंटेज कितना है 12% है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया 5.5 हो गया इंटू 1 प्लस 12%, जिसको हम 0.12 लिख देंगे, और n क्या है हमारे पास 12 है, -1 होगा ये पूरा, और डिवाइडेड बाय आपका वही 0.12 हो जाएगा। सही है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5.5 इंटू 3.8959 -1 डिवाइडेड बाय 0.12। ये मजीद आपका हो जाएगा 5.5 इंटू 24.133। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 132.7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बस इसके अंदर यही करना था। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनएटी का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल इसका वैक का है, और ये वैक हर साल आता है और मैं आपको बहुत दफ़ा करवा भी चुका हूँ। अक्सर डेटा भी इसमें सेम होता है, तो ये मैं आपको दोबारा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका वेरिएंस का है। ये भी मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ, तो आप उससे प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये भी तकरीबन हर साल आपका सवाल आता है। ठीक है, इसमें शायद ये चीज़ नहीं है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बोला है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप में से जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हुए उनको आइडिया होगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में किस तरह से बनाता था। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये 67.5 माइनस 41.25 आप कर देंगे तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हो जाएगा। सेम मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आप थोड़ा सा समझ के किया करें, तो थोड़ा सा भी अगर ये लोग चेंज कर देंगे आप इजीली कर लेंगे। करना आपने वही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इन्होंने सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इन्होंने ईयर्स दिए हुए। ठीक है, और कहा है यू कैन अर्न 12% ऑन अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द मोस्ट शुड पे फॉर दिस वन, कंप्यूट टोटल प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली आप लोगों ने इसको इंटरप्राइज वैल्यू के नाम से सॉल्व किया हुआ। ये वही आसान चीज़ है। हम इसको डिस्काउंट करेंगे इन कैश फ्लोज को 12% पे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। हमारे पास पहले साल क्या है 50,500 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस 12% आपका डिस्काउंट रेट था, और पहले साल तो उसको 1 लिख देंगे। इसी तरह हमारे दूसरे साल में हमें क्या मिल रहा है वहाँ से 60,200, सेम उसी तरह हो जाएगा 0.12, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आपका तीसरे साल आपका 70,000 आ रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे उसी तरह से। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा, ये तीसरे साल में आ रहा है, और चौथा फाइनल साल में हमारा कितना आ रहा है, इसको भी वही कर देंगे 1 प्लस 0.12, और ये 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये सारी चीज़ें। देखें, पहले साल था 1 कर दिया, दूसरे साल ये मिल रहा था तो हमने 2 लिख दिया, 70,000 तीसरे साल का तो नीचे 3 हमने कर दिया, और 75,600 चौथे साल का तो हमने उसको 4 कर दिया। ठीक है, ये रहा। ठीक है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 190,950
1, ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, बस इसके अंदर सिर्फ इतना सा करना होता है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है या पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे इस पेपर के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करवा दिए, काफ़ी सारे रिपीटेड थे। मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो थ्योरी की तरफ आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग में से कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि थ्योरी आप थोड़ा सा करवा दिया करें, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब देखें इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में थ्योरी क्या दी हुई है, व्हाट फैक्टर्स अदर देन कॉस्ट डू मैनेजर्स नीड टू कंसिडर व्हाइल टेकिंग द मेक एंड बाय डिसीजन। देखिए, मेक एंड बाय डिसीजन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कोई चीज़ आउटसोर्स करनी है या खुद बनाना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो मोस्टली चीज़ होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट पे होती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो डायरेक्ट आपका मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, जो आपने कॉस्ट का अगर मेरा लेक्चर सुना हुआ हो तो आपको पता होगा ये क्या चीज़ है, इस पर डिपेंड करता है। और दूसरी आपकी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैं आप लोगों को वहाँ पे बता चुका हूँ, बेसिकली आपने क्या लूज़ किया और आपने क्या पाया, ये इस चीज़ को डिफाइन करती है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है अदर देन कॉस्ट, इनके कॉस्ट के अलावा क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आपका फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है कंट्रोल पे हो गया। ठीक है, जैसे आपने जो प्रोसेस है, जो आप चीज़ बना रहे हो, उस पर खुद का आपका कितना कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आप कहते हो कि नहीं, ये जो पूरा प्रोसेस है ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस पे आपका डिपेंड करता है। दूसरा, आपका कि जो टास्क है उस वो कितना स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, कितना स्पेशलाइज्ड है, जैसे ये आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, या ज़रूरी है कि आपने आउटसोर्स ही करना है। आप करोगे तो बहुत बुरी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसकी स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उसको प्रोडक्ट को कितना स्पेशलाइज होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, आप जैसे मैंने यहाँ भी बताया कि आप अगर स्विच कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह ना करे फ्यूचर में कोई ऐसा मसला आता है कि लोगों ने आउटसोर्स करना बंद कर दिया इस चीज़ को, तो क्या आप ये चीज़ स्विच कर सकते हो, यानी कि खुद बना सकते हो, इस पर भी ये आपकी चीज़ डिपेंड करती है। चौथा, आप हमेशा कोई भी चीज़, कोई भी प्लानिंग करते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप करते हो। कभी भी बिजनेस में आप शॉर्ट टर्म फ़ायदे को नहीं देखते, लॉन्ग टर्म के उससे देखते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप सप्लायर की हम बात कर रहे हैं, तो सप्लायर में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सप्लायर है वो कितना रिलायबल होता है। ठीक है, आपका अगर सप्लायर रिलायबल नहीं है तो आपके डिलेज आएंगे, बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे। ठीक है, और अगर ये सप्लायर आपका अगर चला गया तो आपके पास अदर सप्लायर्स अवेलेबल हैं, क्या वो कितने आसानी से मिलेंगे। ठीक है, आप अगर प्रोडक्ट उनसे बनवा रहे हो तो आपके वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पता चला प्रोडक्शन आपकी कम आ गई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप जब कोई चीज़ आउटसोर्स करते हो तो एम्प्लॉय का जो मोराल होता है वो भी आपका गिर जाता है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है कंपनी को। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे ना मैंने कंट्रोल का कॉन्स बताया, तो इसी तरह एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कितना कॉन्फिडेंशियल है, क्या आपको उसके साथ अपना कौन कौन सा डेटा, दूसरी कंपनी के साथ अपना कौन कौन सा डेटा शेयर करना पड़ेगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपका वॉल्यूम का मसला आ रहा है तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि 50% आप खुद बनाओ, 50% आप बाहर से आउटसोर्स कर दो, या इसी तरह की कोई परसेंटेज आप डिसाइड कर लो। कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ तो मेरा ख्याल से कितने थे, कुछ ही, यानी कि एनी 5 उन्होंने बताए थे, मैंने तो आपको बहुत सारे बता दिए। तो इस तरह का आप आपस में डिसाइड, यानी कि आप खुद ही सोच के ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सही है, चलें आगे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। थ्योरी में हमारे पास आगे है कि ब्रीफली डिस्कस एनी 3 फाइनेंशियल रेशियोज विच में हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फ्रॉड। बेसिकली ये काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैंने बुक से ही वो कर लिया ताकि अगर आप जितना रीड करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक के पार्ट नंबर 10 में है। ठीक है, जिसका ये क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपका पूरा जो है वो फ्रॉड्स वगैरह से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें ये जो है मैंने आपको यहाँ शो किया हुआ है, ये आपके सारे रेशियोज़ हैं। ठीक है, ये वही है क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें आपके सारे इन्होंने रेशियोज़ दिए हुए हैं। ठीक है, जो भी आप चाहें देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 3 का कहा है। और इसमें पता कैसे चलता है, पता ऐसे चलेगा कि आपके जो रेशियोज़ की वैल्यूज़ होंगी वो टोटली आउट होंगी। ठीक है, तो आपको अपने प्रीवियस ईयर्स के रेशियोज से अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कोई ना कोई इसमें मसला ज़रूर है। तो ये आप देख लीजिएगा, आपको जो भी करना है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं बुक से ही स्टिक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इधर उधर नहीं जाना चाह रहा।
आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग अ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी मैं आपको बुक से शुरू कर देता हूँ। बेसिकली प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होता है कि हम फ्यूचर की क्या एजम्पशंस लेते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बेसिकली क्या हमारी फोरकास्ट होती है, क्या प्रोजेक्शंस होती हैं, सब आपकी ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी पास की चीज़ों से, पास के डेटा से बनता है ना। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली ये होता है कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो कि आपके फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ये आपके बुक के चैप्टर पार्ट नंबर 11 फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसका यहाँ पे है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 4 इन्होंने फैक्टर्स बताए हुए हैं, तो ये आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान आसान चीज़ें, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा, ठीक है। एक इसमें से सवाल रह गया थ्योरी का, वो देख लेता हूँ। हाँ, ये वाला है, डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कॉस्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको अगर आइडिया हो तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा कॉस्ट का, ठीक है। इसके अलावा यील्ड, बेसिकली यील्ड कर्व क्या होता है। यील्ड कर्व बेसिकली एक ऐसा रिस्क होता है जो आपके इंटरेस्ट रेट की वजह से आप पे लागू होता है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली चेंज होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से आपकी जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उस पर क्या रिस्क पड़ा है, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे आपने जो है वो एक 5 साल के लिए एक बॉन्ड लिया जिसकी जो रिटर्न है आपके पास वो फॉर एग्जांपल 5% है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अब बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल 5% से 7% हो जाता है, लेकिन 5 साल तक आपको जो है ना वो यही रिटर्न मिलेगा। अब मार्केट में कोई भी नया बॉन्ड इशू होगा ना तो वो इस रेट पे होगा और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ये बॉन्ड है ना इसकी प्राइस जो है वो नीचे चली जाएगी। अब आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं कि 5 साल तक आप इसकी मेच्योरिटी का इंतजार करें और 5% लेते रहें, या आप मेच्योरिटी से पहले बेच दें। लेकिन उस केस में क्या होगा, बॉन्ड की प्राइस कम होगी, क्योंकि आपके मार्केट में जो बॉन्ड मिल रहा है उसका रिटर्न क्या है, 7% मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका यील्ड कर्व रिस्क होता है। दूसरा देख लेते हैं हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। हेजिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट रेट की वजह से बताया कि ये रिस्क होता है। हेजिंग क्या होती है, बेसिकली जो स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं इसको कवर अप करने के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को डील करने के लिए। ये वैसे तो बहुत ही लंबा हेजिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर अक्सर यूज़ होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्वैप, यानी कि दो लोगों के दरमियान या कंपनीज के दरमियान उनके इंटरेस्ट रेट की स्वैपिंग होती है। अब इस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी, ठीक है। कंपनी ए वाले ने ना एक वेरिएबल या फ्लोटिंग रेट पे उसने वो लिया है, लोन लिया है, फॉर एग्जांपल 5%, ठीक है। हर उस पर उसको 5% की पेमेंट करनी पड़ती है। और ये बंदा जो है या ये कंपनी जो है इसने फिक्स रेट लिया हुआ है, ठीक है, इसका भी 5% है, ठीक है। इसका केस ये है, ये समझ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, ठीक है। ये कह रहा है कि शायद 1 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट आपका 7%, 8%, 10% तक चला जाए, तो अब मुझे इंटरेस्ट रेट की पेमेंट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। जबकि ये बंदा कह रहा है कि यार बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट आपका 3% तक गिरने वाला है। तो अगर इंटरेस्ट रेट गिर गया तो इसको यही पेमेंट देनी पड़ेगी, इसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो आपस में स्वैप कर लेंगे। इस तरह से स्वैप करेंगे कि आपके पास जो कंपनी ए होगी इसके पास अब फिक्स रेट 5% का फिक्स रेट इसको देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अब इसको टेंशन नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़े कि कम हो, ठीक है। और ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि मेरे पास वेरिएबल आ जाए ताकि अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम होता है तो मुझे फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। ये आपका बेसिकली इंटरेस्ट रेट स्वैप कहलाता है। और ये जो स्ट्रेटजी हमने यूज़ की है ये आपकी कहलाती है हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। बेसिकली आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये पेपर में लिख सकते हैं कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी सिक्योरिटीज़ वगैरह में बड़ा इश्यूज़ होता है। तो हेजिंग बेसिकली मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती है जो लोग यूज़ करते हैं इसको डील करने के लिए, इससे डील करने के लिए, ठीक है। आखिरी हमारे पास है लिक्विडिटी प्रीमियम। लिक्विडिटी प्रीमियम भाई ये होता है कि आपके कई आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, कई आपके एसेट्स होते हैं जो आपके जल्दी बिकते नहीं हैं, ठीक है। कुछ आपके स्टॉक्स, आपने देखा होगा स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ़ौरन बिक जाते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें डीलिंग होती ही नहीं है, यानी कि दिन में शायद कोई ट्रेड हो, शायद कोई ट्रेड ना हो। इसी तरह आपके काफ़ी सारे बॉन्ड्स होते हैं
जो बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, फ़ौरन आप बेचोगे बिक जाएंगे, फ़ौरन आप खरीदोगे खरीद भी सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप जल्दी बेच नहीं सकते या जल्दी खरीद नहीं सकते। तो उसके लिए इन्वेस्टर क्या करता है, वो कहता है कि ये रिस्की है कि बिका नहीं तो फ्यूचर में, इसलिए मैं ना एक्स्ट्रा प्रीमियम या एक्स्ट्रा रिटर्न चाहता हूँ इसके अंदर। तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न है इसको हम लिक्विडिटी प्रीमियम कहते हैं। तो यहाँ हमारा ये वाला पेपर ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये पूरी चीज़ देख ली। आप में से जो लोग मेरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखते हैं, उनको यकीनन इस पेपर से इशू नहीं होगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें 3 या 4 सवाल तो बल्कि 5 सवाल ऐसे मुझे दिखे हैं कि आपको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 में से अगर आप 4 या 5 सवाल कर ही लें तो आपका सब्जेक्टिव बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह।